हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं यशपाल सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने डे 1 में कंप्लीट किया था अप टू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और हुक्स लॉ तक। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि कैसे एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ होती है, उसके ऊपर क्या क्या न्यूमेरिकल्स आपके बन सकते हैं और जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा वो डे 1 का वीडियो ज़रूर देखना। इससे पहले की प्लेलिस्ट में ऊपर का वीडियो जो होगा उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स को कैसे कवर किया है, जो कि यूनिट 7 में आता है टर्म 2 सिलेबस में। ओके, सो हम बात करते हैं, क्वेश्चन छूट गया था कल हम जब कर रहे थे। तो दिस वाज अ क्वेश्चन, एंड इन दिस क्वेश्चन there is something a little bit different. Okay, the difficulty level is somewhat higher, जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना है अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस। ठीक है, ये जो एक कर्व यहाँ पर आई है, ये जो यहाँ पर इस टाइप से एक ग्राफ बना हुआ है, इसका मतलब क्या है इसको पहले समझते हैं। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है, जो कि इनकम्प्लीट रह गया था। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रबर आर फाउंड टू हैव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लाइक दिस। जो कि आपने अभी तक नहीं देखा है कि ऐसी कर्व ही बनती है। हमको तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बस ये पता है कि भाई ये कर्व कुछ इस टाइप से बनती है, ऐसे बनती है कर्व, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ ऐसे ही जाती है, पहले सीधी होती है, उसके बाद कुछ इस टाइप से ऐसे करके फ्रैक्चर हो जाता है लास्ट में, है ना। अब हमको इसके बारे में क्या पता है कि ये है क्या। ठीक है, इसको समझते हैं, देखते हैं इसको क्या है। देखो रबर ए जो है उसकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये बन रही है, रबर बी की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये है। समझ में आ रहा है, ये आपको दे रखा है। पूछा क्या है, इन वॉट रिस्पेक्ट्स डू दीज कर्व्स डिफरेंट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग कर्व ऑफ अ मेटल। मेटल के करस्पॉन्डिंग कर्व से ये कर्व्स कैसे डिफरेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो कर्व हैं क्या कहीं पर भी हुक्स लॉ फॉलो कर रही हैं। आप सोचिए, देखिए, क्या ये कर्व्स कहीं पर भी हुक्स लॉ फॉलो कर रही हैं, कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। कहीं पर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। स्ट्रेस क्या होता है सिग्मा, स्ट्रेन क्या होता है एप्सिलॉन, बताया था, है ना। हम ये पर स्ट्रेस लेते हैं सिग्मा और यहाँ पर स्ट्रेन लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कहीं पर भी हुक्स लॉ नहीं फॉलो हो रहा, क्योंकि मेटल्स में हुक्स लॉ जरूर फॉलो होगा, आपको पता होना चाहिए, है ना। मेटल्स इलास्टिसिटी की थोड़ी बहुत तो फॉलो करते ही करते हैं, ऑब्वियसली। जैसे स्टील बताया था, स्टील रबर से ज़्यादा इलास्टिक है, तो वो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी वाली लाइन जो है एकदम सीधी लाइन, वो लाइन यहाँ पर कहीं है ही नहीं, है कि नहीं है, देख लो जरा, कहीं नहीं है। तो भाई सीधी सी बात हो गई यहाँ पर कि ये डैट दिस कर्व, ठीक है, हम लिख सकते हैं दिस कर्व इज नॉट फॉलोइंग, ठीक है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ये फॉलो नहीं कर रहा है, या दिस कर्व नहीं कहना चाहिए हमको, एक्चुअली मटेरियल कहना चाहिए, है ना बेटा। इसको हम कह लें कि ये मटेरियल है, दिस सॉलिड। ठीक है, हम इसको कहेंगे दिस सॉलिड भी नहीं है, ये रबर है, दिस रबर। ठीक है, ये जो रबर है जो भी है इज नॉट फॉलोइंग द हुक्स लॉ। आपसे यही पूछा है कि ये कर्व्स जो हैं ये कैसे डिफरेंट है मेटल की कर्व से। ठीक है, तो यानी कि ये जो रबर की जो कर्व है यानी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही, सिंपल हमारा कहने का ये मतलब है। ठीक, समझ में आ गया क्या अप्रोच होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले आप इसको रिलेट करें जो आपको आता है। ठीक है, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए बेटा हमेशा एक चीज़ को फॉलो करें कि जो चीज़ आपको पता है ना उससे कंपेयर करें। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई क्वेश्चन आपको बिना किसी अपने आप से ध्यान आ गया कहीं से, वो ध्यान तभी आएगा जब आपने वो पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इसको हमने कंपेयर किया जो हमको आता है उससे। हमने देखा कि यहाँ पर कर्व कर्व तो बनती रहती है भाई, कोई हो सकता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसी के हम ड्रॉ करें, वो कर्व कुछ इस टाइप से आ जाए, ऐसे आ जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है, कर्व तो कर्व ही है। बट हमको कंपेयर अगर करेंगे मेटल से, मेटल में हुक्स लॉ फॉलो होता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द टू रबर्स ए एंड बी वुड यू प्रेफर टू यूज एज शॉक एब्जॉर्वर। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है, शॉक एब्जॉर्वर में इन दोनों में से कौन सा रबर यूज करोगे। ठीक, शीट टू बी प्लेस बिटवीन अ हैवी मशीन एंड फ्लोर। ओके, तो यानी कि शॉक एब्जॉर्वर के बीच, आपको पता ही है वैसे कोई हैवी मशीन होती है, नीचे उसके क्या लगा देते हैं हम, शॉक एब्जॉर्वर लगा देते हैं ना, ताकि वो जब मतलब कि जब वो नीचे दबे तो क्या हो, फिर वो शॉक को एब्जॉर्व कर ले, यानी कि उसको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, इसीलिए हम ये चीज़ मतलब कि कौन से टाइप के रबर को हम यूज़ करें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे बेटा, इसमें एक चीज़, एक वर्ड हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, जो कि आपके लाइक इट इज़ रेलेवेंट टू योर सिलेबस बट इट इज़ नॉट देयर एक्चुअली। ठीक है, वो है इलास्टिक, जो लिख रहे हैं यहाँ पर इलास्टिक हिस्टेरेसिस, इलास्टिक हिस्टेरेसिस। ठीक है, अब यहाँ पर इलास्टिक हिस्टेरेसिस होती क्या चीज़ है, ये हिस्टेरेसिस कर्व एक बनी हुई है। हिस्टेरेसिस का मतलब ये होता है, इसका पहले मतलब समझो, हिस्टेरेसिस का मतलब क्या होता है। ठीक है,
क्योंकि ये जो बेटा ये शॉक एब्जॉर्वर है ना, इसको यानी कि बी और सी पार्ट को समझाने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि हिस्टेरिसिस, इलास्टिक हिस्टेरिसिस होती क्या है। देखो, हिस्टेरिसिस एक बॉडी की ऐसी स्टेट होती है जो कि डिपेंड करती है उसकी हिस्ट्री पर, यानी कि पहले उसके साथ क्या हुआ है ना, पहले उसके साथ जो हुआ है वो उसी के हिसाब से रिएक्ट करती है। जैसे कि यहाँ पर शॉक एब्जॉर्वर की बात हो रही है, हम क्या करते हैं, रबड़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उसके बाद ये हम देख पाते हैं कि वो कितना अपने लगाई हुई फोर्स को एब्जॉर्व कर रहा है, या कितना उसके साथ उसका कैसा कैसा बिहेवियर है, उसका कैसा एक्शन है, ठीक है, सॉरी रिएक्शन उसका कैसा है एक्शन पर, ठीक है, कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, उसकी स्टेट में कैसा चेंज आ रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या थी और क्या हो जा रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं हिस्टेरिसिस। इस चेंज इन स्टेट ऑफ अ बॉडी विच इज डिपेंडिंग ऑन द इट्स हिस्ट्री इज नोन एज द हिस्टेरिसिस थिंग। दिस इज हिस्टेरिसिस। इलास्टिक हिस्टेरिसिस मीन्स क्या है, पहले आपने उस पर जो फोर्स लगाया उसकी वजह से उसकी स्टेट में कैसे चेंज आया, कैसे चेंज आया, ठीक है, वो होता है इलास्टिक हिस्टेरिसिस। तो ये बेटा क्या है ये डिपेंड करता है किस पर, ये डिपेंड कर रहा है, यानी कि यहां पर ये जो हम बात करें शॉक एब्जॉर्वर की, ठीक है, कितना एब्जॉर्व वो कर पा रहा है ना। क्यों, कोई शॉकर जो होते हैं, जैसे शॉकर अब मान के चलो, जैसे बहुत अच्छे शॉकर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक को एब्जॉर्व कर लेते हैं, जो कम अच्छे शॉकर होते हैं वो कम कर पाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा रबर ज़्यादा आपको लग रहा है कि कर पाएगा? हाँ, एक्चुअली में आप लोग सही सोच रहे हैं, ये जो बी वाला है, ये जो रबर बी है बेटा, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये देखो, इस पर जो भी हमने स्ट्रेस लगा रहे हैं, ठीक है, आई शुड यूज़ अ रेड पेन, ये जो भी हम इस पर लगा रहे हैं, यानी कि एक्शन ऑब्वियसली हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, देखो, ठीक है, और उसके बाद कुछ टाइम लग रहा है इसको, टाइम ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लग रहा है इसको वापस आने में। आप ये कहें टाइम ज़्यादा लग रहा है उसको आने में, या आप ये कहें कि यहाँ का अगर आप देखें तो इनके बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा है। ये गैप बता रहा है कि वो ठीक उसी तरह से उस चीज़ को फॉलो तो करेगा, बट बहुत धीरे धीरे फॉलो करेगा। बस समझ में आ रही है, अचानक से नहीं होगा ऐसा। वही शॉकर अच्छा होता है जो कि जिसमें टाइम रिस्पॉन्स ज़्यादा लगे आपको, वो शॉकर ज़्यादा अच्छा होता है। जो कि हैवी लोड को बियर करने के लिए टाइम टेकन ज़्यादा हो, तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, सीधी सी बात है, उस चीज़ का ओवरऑल जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है ना, तो फोर्स कम हो जाता है, टाइम पीरियड जितना ज़्यादा कम हो जाए तो मतलब उतना ऑब्जर्व ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो ये रबड़ है बी वाला जो आपको दिख रहा है, इस बार बिल्कुल सही दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि इसमें बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा कि वो जो दिख रहा है वो ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेगा, वो कहीं से नहीं लग रहा। क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा, कि जैसे ही यहाँ पर स्ट्रेस बढ़ा, जैसे ही यहाँ पर बढ़ाया, तो उसने एब्जॉर्व करने के लिए देखो उसी पर ही लगभग लगभग वहीं पर आपका स्ट्रेन रिकवर हो रहा है ना। ज़्यादा उसमें गैप नहीं, गैप ज़्यादा होना चाहिए एब्जॉर्व करने के लिए, गैप्स जो होते हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। ये कि हमको सेकंड फर्स्ट वाले में नहीं दिख रहा है, सेकंड वाले रबर बी में हमको ऐसा दिख रहा है, तो इसलिए अच्छा शॉक एब्जॉर्वर क्या होगा हमारे पास, बी। या सिंपल वहाँ पर कोई भी हिस्टेरिसिस अगर आपको बनी हुई हो, अब काम की बात पे आते हैं, कोई भी हिस्टेरिसिस वहाँ पर बनी हुई हो, किसी भी बिहेवियर कोई शो कर रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बीच में, तो जिसका ये एरिया बीच का आपको ज़्यादा दिखे वही आंसर होगा हमेशा, इतना ध्यान रखना। क्लियर हो रही है बात? सिंपल अगर कोई कर्व बनी हो तो उसका मत लेना, हिस्टेरिसिस का होना ज़रूरी है, शॉक एब्जॉर्वर में हिस्टेरिसिस कर्व का होना बहुत ज़रूरी है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब सी की बात करते हैं, विच ऑफ द टू रबर्स ए एंड बी वुड यू चूज फॉर अ कार टायर। अब कार टायर क्या होना चाहिए बेटा, क्या कार टायर भी एकदम रबड़ की तरह बना दोगे क्या, ऐसा नहीं होगा, है ना। कार टायर के लिए हमारा यानी कि क्या हो, फोर्स ज़्यादा हो और एकदम से उसको बियर करके चलने लग जाए, है ना। यानी कि कार जैसी आप कोई सपोज कोई ब्रेकर आया या कोई कुछ भी खड्डा आया, तो क्या है, कार चल रही है, उसके ऊपर से हल्का सा दबा, फिर एकदम से क्या हुआ, वो फिर चलने लग गया। कार टायर के मटेरियल के लिए हमारे पास जो हिस्टेरिसिस के बीच में गैप बहुत कम होना चाहिए, और शॉक पूरे शॉक एब्जॉर्वर के लिए, ठीक है। जैसे बेसिकली बेटा क्या होते हैं ना, हमारे पास कोई दूसरे मटेरियल होते हैं, इलास्टोमर्स जैसे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो थोड़े से विस्कस भी होते हैं, ठीक है, और थोड़े से सॉलिड और विस्कस, यानी कि दोनों चीज़ें उसमें अंदर होती हैं, वो इलास्टोमर्स होते हैं हमारे। तो इलास्टोमर्स का एग्जांपल देते हैं आपको, आपने अक्सर देखा होगा कि ट्यूब जैसे कुछ इस टाइप से ट्यूब जैसे आपको मिलेंगे, लाइक दिस, इस टाइप से ऐसे करके हल्की सी ऐसे इस टाइप से ट्यूब जैसी मिलेगी आपको, है ना। और अक्सर ये ब्लैक ही कलर की होती है, तो ये ऐसे ब्लैक कलर में आपको एक ट्यूब जैसी होती है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर पहना देते हैं किसी को भी, तो वो बीच में से यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ यहाँ इतने में शॉक एब्जॉर्व करना शुरू कर देता है वो, है ना। तो ये वाली जो होती है ये इलास्टोमर्स की बनी हुई होती है, अरे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ हमको ज़्यादा नहीं चाहिए,
ठीक है, ये जो रबर ए है वो कुछ इस टाइप का होगा, एक इलास्टोमर हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ऐसी को फॉलो कर रहा है वो एक इलास्टोमर हो सकता है, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। और सेकंड जो है वो एक कार टायर में उस टाइप का रबड़ हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या है, ज़्यादा आपको उसका मतलब कि जो एक इफेक्ट होता है वो ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करके ना दे, है ना, थोड़ा कम कंप्रोमाइज़ हो। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये हम रबड़ ए को यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। समझ में आ गया? ठीक है। जो भी इस क्वेश्चन में दे रखा है, कार टायर में रबड़ ए, और शॉक ऑब्जर्वर में ये वाला रबड़ बी हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इस चीज़ को कोई नोट करने वाली चीज़ तो है नहीं। ठीक है, बस आपने सुना होगा कि ये फर्स्ट के लिए क्या कहा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है काफ़ी सारे स्कूल्स में। ठीक है, लाइक आई हैव सीन दिस क्वेश्चन इन द मैनी स्कूल, ग्रीन लॉन्स, दून, CMS, इनमें क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब ये मान के चलो बेटा, CISC के मतलब एग्ज़ाम में तो ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा, ये जो बोर्ड है, सॉरी इसका एग्ज़ाम नहीं, बोर्ड जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये एक लिमिट है, वहाँ यहीं तक ही क्वेश्चन रहता है स्ट्रेस स्टेप कर्व के ऊपर। ठीक है, इससे बाहर कुछ वो ऐसे नहीं देंगे आपको कि इसके बाहर कुछ दे दिया। समझ में आ गया बात को? ठीक है, आंसर्स मिल गए सारे के सारे। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ से हम फिर अपना डे 2 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, डे 1 में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में और उसके ऊपर और कुछ भी न्यूमेरिकल्स से, इससे पहले आप वीडियो में देख सकते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में वो हमने न्यूमेरिकल्स भी कुछ किए थे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही जनरली बनते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो किससे बनता है? स्ट्रेस से, स्ट्रेन से, उससे बनता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के एक स्ट्रेस वाला एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, कर लेंगे बाद में, या इधर भी हम कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो है हमारा वो डे 2 शुरू हो रहा है। खैर चलिए हम यहीं पर पहले थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, अभी डे 2 नहीं इतनी जल्दी शुरू करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, वो शायद क्वेश्चन रह ना जाए इसलिए आपको बता देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ले लेते हैं, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलो ठीक है, यहीं पर इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन ये है कि एक है एलिवेटर। ठीक है, सीधा ये क्वेश्चन ले रहे हैं डायरेक्टली, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ठीक है, स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं, पेपर्स देकर आते हैं तो कहते हैं कि ये वाला क्वेश्चन एक आया था, इस क्वेश्चन को ऐसे बता दीजिए कि एकदम समझ में आ जाए। ये कोई एलिवेटर है बेटा हमारे पास। ठीक है, ये एलिवेटर जो है वो ऊपर जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है। कितने से? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसके साथ हमने एक वायर को नीचे टांगा हुआ है, इस टाइप से वायर है। इस वायर का ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और इस वायर का जो एरिया है वो कुछ इस टाइप से है। दिस इज़ लाइक यू कैन से 3 mm स्क्वायर का इसका एरिया है। स्क्वायर में दे रखा है, क्या दिक्कत है? ठीक, अब इसके साथ हमने क्या किया हुआ है, एक एक वेट को टांगा हुआ है। ठीक है, ये वाला जो वेट है बेटा, इसका मास है 5 kg का। ठीक है, 5 kg का हमारे पास यहाँ पर एक वेट है, हमने डाल दिया kg वेट, 5 kg वेट, स्फेरिकल इज हैंग्ड, स्फेरिकल स्फेयर इज हैंग्ड। ठीक है, ऐसे हैंग कर दिया है। अब ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, यानी कि ये सब एक बार में हो रहा है। ठीक है, पहले हमने इसको वेट जो टंगा हुआ है, अब ये लिफ्ट ऊपर जा रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, इससे ऊपर जा रही है लिफ्ट। बात समझ में आ रही है? आपको ये कैलकुलेट करना है कि इसमें, इस वायर में, ये जो वायर है हमारी, इसमें कितना स्ट्रेस आया, इसमें कितना क्या आया बेटा? STRESS। आई शुड राइट इट विद अ डिफरेंट पेन। ठीक है, रेड से लिखते हैं कि इसमें कितना स्ट्रेस आया, ये आपको निकालना है। सिग्मा आपको निकालना है, इसमें सिग्मा कितना है, ध्यान रखना सिग्मा, ये सारी चीज़ें आगे चल के आएंगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए थोड़ा सा पहले ही आप इस चीज़ को क्लियर रखें, क्योंकि कल को हम कोई रिलेशन आपको प्रूफ करवाएं, ठीक है, तो उसमें सिग्मा कहीं पर आए, कहीं पर हम बोले ईटा, तो आपको पता होना चाहिए ईटा जो होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है ना। अभी पढ़ाया नहीं, आज ही कवर करेंगे, सारे मॉडुलसेस आज ही कवर करेंगे हम। ठीक है, इसी लेक्चर में। तो अब सिग्मा की बात कर रहे हैं, इसमें सिग्मा निकालना है। अब कैसे निकालेंगे सिग्मा? 1 मिनट के लिए ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर वीडियो को पॉज कर देना और ट्राई करना खुद ही, अगर ये क्वेश्चन कर सकते हो तो। उसके बाद फाइनली देख लेना हम क्या आंसर निकालते हैं इसका। ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, आप इसको कर लिया होगा आपने या कर रहे होंगे, जो भी है, वीडियो पॉज करके करें कभी भी करना है तो। चलो ठीक है, हम बात करते हैं सिग्मा क्या। पहली बात तो बच्चों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिग्मा का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है,
अब यहाँ पर एरिया तुमको साफ साफ पता चल रहा है, इसको तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, एरिया तो आसानी से वही एरिया होगा, क्योंकि भाई स्ट्रेस किस में आ रहा है भाई, ये बताओ पहले, स्ट्रेस आ किस में रहा है, स्ट्रेस आ रहा है इस वायर में बेटा, ये जो वायर है ना, ये देखो ब्लू कर देते हैं इस वायर को, इस वायर में आपको स्ट्रेस निकालना है कि इस वायर में कितना स्ट्रेस आ रहा है, कितना खिंचाव पैदा हो रहा है सिंपली, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस यूनिट पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया फोर्स। अब यहाँ पर कहते हैं, अब बेटा फोर्स कैसे लेंगे, देखो नीचे जो वेट लग रहा है बेटा, यहाँ पर नीचे जो लग रहा है वो mg लगेगा, नीचे mg लग रहा है। अब बात यहाँ पर ये करते हैं कि यहाँ पर देखो इस वेट की वजह से एक्चुअली स्ट्रेस कॉज हो रहा है, हम ये सिंपल कह सकते हैं, है ना। इस वेट की वजह से असली इसके अंदर स्ट्रेस कॉज हो रहा है। स्ट्रेस कॉज कर कौन रहा है, वो क्या कर रही है, टेंशन जो है इस वायर में, जितनी टेंशन होती है वही उसकी वो वाली फोर्स होती है जो उसमें स्ट्रेस को कॉज करती है। तो कभी भी किसी वायर में आपको निकालना है ना कि कितनी फोर्स लग रही है इसमें, तो आप हमेशा रिजल्टेंट फोर्स निकाल लें, या उस वायर में टेंशन, अगर वो वायर कहीं से फिक्स्ड है, कहीं टंगी हुई है, या कोई चीज़ उससे टंगी हुई है, तो उसके अंदर की टेंशन निकाल लें। उस वायर के अंदर ही टेंशन जो होगी वही उसकी फोर्स होगी जो आपको लेनी है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें टेंशन कितनी होगी बेटा, अब देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, ये 5 kg की है, यहाँ पे नीचे लग रहा है mg, इसके अंदर पैदा हो रही है टेंशन T ऊपर की तरफ, ऑब्वियसली खिंचाव तो बेटा यही होगा ना, खिंचाव का T यही होगा, ठीक। और ऊपर ये ओवरऑल जा रहा है किससे, ma से ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वायर की, वायर के साथ ही स्ट्रेस निकालना है, वायर के अंदर ही स्ट्रेस आ रहा है, इसलिए मास भी लेंगे तो वो यानी कि वो किसका मास लेंगे, वायर का मास नहीं है यहाँ पर, सिंपल सी बात है, यहाँ वायर का कोई मास है उसकी बात नहीं कर रहे, इस मास की वजह से सब कुछ हो रहा है ना। ये मास जब टंगा हुआ है भाई, वायर का मास वास कुछ अगर दिया नहीं भी हुआ है तो आप लोग इतना गैस कर सकते हैं कि किसका एक मास लेंगे, क्योंकि यहाँ पर टेंशन हमको निकालनी है, तो मास किसका है भाई, जो मास टंगा है उसकी वजह से ही तो ऐसा हो रहा है, वरना वायर तो भाई ऐसी टांग दो तो वायर तो बस अपने वेट की वजह से ही जाती, वेट की वजह से नीचे लटकती, उसमें कोई स्ट्रेस आता। तो ऐसा भी हो सकता है कल को अगर वायर का मास दे रखा हो तो उसके मास की वजह से भी उसके अंदर कोई तो हल्का सा बहुत ही माइन्यूट सा स्ट्रेस आ सकता है, क्योंकि वायर का क्या हो रहा है, वेट नीचे की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है और वो ऊपर जा रही है किसी और एक्सेलरेशन से। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो स्ट्रेस वहां पर वायर के वेट की वजह से आएगा, यानी कि उसमें वायर का मास होगा। यहां पर क्या है, इसकी मास की बात कर रहे हैं, इसके मास के सामने 5 kg के सामने वायर का मास लगभग नेग्लिजिबल है, उसको आप छोड़ो, ठीक है। तो यहां पर समझ में आई बात क्या कह रहे हैं, यहां पर मास एक ही दे रखा है 5 kg, तो उसी को लेते लेते चलना है बस, और कुछ नहीं करना, क्लियर है, ठीक है। तो जितना बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकली तरीके से अगर बताएंगे तो आप इस चैनल पे इस चीज़ को देख नहीं रहे होते, पहली बात तो इतनी हो गया। तो यहाँ पर हम रिजल्टेंट की बात कर लें, तो ऊपर वाली फोर्सेस को हम ऐड कर दें, T + ma कर दें इज इक्वल टू mg कर दें, ठीक है। और अगर हम फाइनली हम बात करें तो क्या हो जाएगा, टेंशन क्या हो जाएगी बेटा, इट इज़ mg - a, g में से हम a को माइनस कर दें, ठीक है। थोड़ा सा बुरे तरीके से लिखा है, दोबारा इसको लिख देते हैं, mg - a, तो ये टेंशन होगी, लिख देंगे mg - a अपॉन इसका एरिया क्या है, 3 mm² है, तो 3 × mm² को आपको बताया था कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये यहाँ पर, और यहाँ ऊपर ये हो गया न्यूटन। इसका अगर आप आंसर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, F ये 5 हो गया, G कितना होता है 10 मान के चलो, सॉरी G की वैल्यू आपको बताई नहीं, इसमें G की वैल्यू 10 ले लेना, रेंडम वैल्यू। जिन्होंने 9.8 लिया है तो वो 9.8 लें, अक्सर ये 10 ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो 5 10 माइनस क्या हो जाएगा 3 अपॉन नीचे 3 × 10⁻⁶, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 7 7 5 35 अपॉन 35 × 10 ऊपर प्लस का 6 हो जाएगा, और नीचे से ऊपर आएगा तो, और नीचे 3, तो ये 3 1 3 3 1 3 लाइक 20 3 6 18 3 6 18 11.67 × 10⁻⁶ पास्कल का स्ट्रेस उस वायर के अंदर आएगा, है ना। इतने स्ट्रेस को झेलने के लिए तभी हम वायर क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टील की वायर्स लेते हैं, स्टील की वायर लेते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेस हम ले सकें, ठीक है। कॉपर स्टील का अलॉय हो सकता है वो वायर, कॉपर स्टील के अलॉय से भी बनती है। तो समझ में आ गई वैल्यू, 11.67 10⁻⁶ आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 1.167 × 10⁻⁷ पास्कल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंट फॉर्म में लिखते हैं तो आपको टीचर्स ने बताया होगा कि 1.167 भी हम लिखते हैं। जब पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, इस पूरी वैल्यू को छोटा बनाएंगे, तो हमको 10 की पावर में ऐड करना पड़ेगा, उतना एडजस्ट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। किसी भी चीज़ को छोटा बनाते हैं तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट होता है, समझ में आ रही, किसी चीज़ को हम छोटा बना रहे हैं तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा, ऑब्वियसली ये 1.167 हो जाएगा 11 का, और यहाँ पर 10 की पावर बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, इतना ध्यान रखना।
चलो ठीक है, ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के सारे हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे और कर लिए हैं भी, लास्ट ये भी कर लिया है और ये भी एक कर लिया है स्ट्रेस के ऊपर। और भी न्यूमेरिकल्स हैं, आज थोड़ा सी एक लंबी सी क्लास हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक सो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। डे 2 शुरू हो रहा है। आज हमको पढ़ना है चैप्टर वही है हमारा, यंग्स मॉडल्स, बल्क मॉडल्स और शेयर मॉडल्स। ठीक है, ये सारे हमारे मॉडल्सेस हैं। आपको पता है जब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन करते हैं, हुक्स लॉ होता है ना, स्मॉल स्ट्रेन अगर है तो हुक्स लॉ फॉलो होता है ना। तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, आपको बताया था के आ जाता है एक, के क्या होता है बेटा, वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, वो होता है क्या, के। तो ये होता है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि ये डिफाइन करता है कि कितना स्ट्रेस पैदा हो रहा है ओवर सम डेफिनेट स्ट्रेन, यानी कि आप खिंचाव करके कितना अपॉन कितना उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, किस किस तरीके से बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि लेंथ के लिए हो। देखो बेटा, एक बात ये है कि बस अब क्या है, मटेरियल कई टाइप के हो सकते हैं, या तो कई हो सकता है कि आप बस खींच रहे हो तो लेंथ बढ़ रही है, आप किसी का वॉल्यूम कम कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आप किसी का वॉल्यूम कम कर रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप किसी को क्या कर रहे हैं, स्लाइड करवा के उसको हल्का सा ऐसे करें, क्योंकि बुक है ना, जैसे बुक है उसको हाथ में आप पकड़ के, मोटी बुक को हाथ में पकड़ के ऐसे चलो, ठीक है, तो हाथ से ऐसे ऐसे हो जाती है ना, वो ऐसे आगे की तरफ स्लाइड हो जाती है, एक लेयर फिक्स रहती है, ऊपर वाली लेयर ऊपर से ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो ये उनको देखने वाले हैं, यानी कि उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना उनमें कितना उनका लाइक कितना स्ट्रेस उसमें आ रहा है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मॉडुलसेस हैं। यंग्स मॉडुलस इज रिलेटेड टू द एक्सटेंशन इन द लेंथ। ठीक है, इट इज लाइक सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे। ठीक है, डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ लाइक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सिंपल लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, जब यंग्स मॉडल्स पढ़ेंगे अभी बताएंगे आपको। बल्क में क्या होता है बेटा, आप नॉर्मल कोई स्ट्रेस लगा रहे हो किसी बॉडी के ऊपर, उसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो रहा हो, वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो रहा है ना, तो बल्क मतलब बल्क जुड़ा हुआ है बेटा किससे, वॉल्यूम से, बल्क जुड़ा हुआ है हमारा वॉल्यूम से, और यंग्स हमारा जुड़ा हुआ है बेटा लेंथ से, और शेयर मॉडुलस जुड़ा हुआ है स्लाइडिंग से। स्लाइडिंग ऑफ आपको एग्जांपल दिया, बुक मान लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बुक मान लो। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कुछ गलत लिख दिया है, बुक वाला एग्जांपल दिमाग पे रखने के लिए कह रहे हैं आपको, कहीं ऐसा ना हो अचानक से कुछ है तो आप भूल जाएं इसलिए। ठीक है, शेयर, शेयर सरका देना, सरक जाना उसका, शेयर मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, बल्क पूरे पूरे वॉल्यूम में कोई चीज़ है, उस वॉल्यूम को कम या ज़्यादा हो रहा है, दबा रहे हैं किसी चीज़ को, उसका वॉल्यूम कम होता है, अगर उस चीज़ को एक्सपेंड करना है तो उसको हमको खींचना पड़ेगा, है ना। तो समझ में आ रही है, वॉल्यूम से रिलेटेड बल्क हो गया और यंग्स हो गया लेंथ से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं एक एक चीज़, फिर हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी शुरू करते हैं, फिर एकदम स्टार्टिंग से। ठीक है, ओके। तो बेटा क्या है यहाँ पर, देखो हमने एक वायर को लिया इस टाइप से, कोई ये वायर है, कोई सॉलिड है ऑब्वियसली। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसकी लेंथ जो है बेटा, लेंथ इसको मान लो आप क्या है, इसकी लेंथ है एल। क्लियर हो गया। हमने क्या किया, इसके साथ कोई वेट लगा दिया, कोई वेट टांग दिया हमने इसके साथ एम जी, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा, इसकी लेंथ अब थोड़ी सी बढ़ गई, इसकी लेंथ अब क्या हुई, थोड़ी सी लाइक दिस बढ़ गई। ठीक है, ठीक है, एम जी इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप भूले ना, ये जो फोर्स नीचे लग रहा है ना, एम जी की वजह से फोर्स लग रहा है, फोर्स की जगह एम जी आएगा यहाँ पर, अगर आया कभी कुछ तो। समझ में आ गई बात। ठीक, तो ये जो लेंथ बढ़ी, ये लेंथ जो है, यही तो लेंथ में चेंज हुआ, डेल्टा एल, यही तो चेंज हुआ बेटा। ये फाइनली जो हो गई वो हो गई एल डैश, जो यहाँ पर आपको डेल्टा एल दिख रहा है, चेंज इन लेंथ, यही होता है हमारा चेंज इन लेंथ, एल ई एन जी टी एच, लेंथ। कितना हो गया बेटा, इट इज एल डैश में से जब आप एल माइनस करेंगे तभी तो आपको आएगा डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ। ठीक है, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन सारी चीज़ें आपको इसी से रिलेटेड है वो। ठीक है, तो कोशिश करें थोड़ा नए तरीके से बताने के लिए, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, तो बेटा क्या है, देखो यहाँ पर अब, तो यंग्स मॉडुलस वाई से हम इसको डोनेट करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, जी आई टी यू डी आई एन ए एल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
ठीक है। हम क्या करते हैं बेटा, ये देखो इसमें क्या है, क्या रेशियो लेते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लाइक लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लेंथ की बात हो रही है यहाँ पर, सिर्फ लेंथ बढ़ घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। ठीक है, इसमें बढ़ ही रही है, ऑलमोस्ट हम हर केसेस में ले ही लेते हैं कि भाई हमने कोई चीज़ टांग दी और बढ़ रही है। ठीक है, दीज आर ऑल एप्लीकेबल ओनली फॉर व्हेन यू आर अप्लाइंग टेंसाइल फोर्सेस, खिंचाव वाली फोर्सेस जब आप लगा रहे हैं तभी। कंप्रेशन में बहुत ही कम इस चीज़ों को लेते हैं, बट यहाँ ज़्यादा नहीं उतना। ठीक है, सारे जो भी क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वो हमेशा एक्सटेंशन वालों उसमें से ही मिलेंगे। ठीक है, कि वायर इतनी एक्सटेंड हो रही है, इतना वेट टांगा उसमें तो इतनी बढ़ गई, सारे वही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, फोर्स हम लगा रहे हैं इतनी, यानी कि इसको आपको फोर्स की जगह लेना है। फिलहाल हम फोर्स को यही ले रहे हैं, दिख रहा है सबको, फोर्स को हमने यही लिया है, लिख दिया हमने क्या, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया किसका बेटा, ये सब किसके साथ हो रहा है, ये सब जो हो रहा है किसके साथ हो रहा है ये बताओ, ये सब वायर के साथ ही तो हो रहा है। हमेशा ध्यान रखना, एलिवेटर के साथ बांध रखा है चाहे हेलीकॉप्टर के साथ बांध रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ये सब हो किसके साथ रहा है, वायर के साथ हो रहा है। तो हमको क्या लेना है, वायर को लेना है, तो इसलिए वायर का एरिया यहाँ पर आएगा। ठीक है, अपॉन चेंज इन लेंथ, उसकी लेंथ चेंज हुई डेल्टा एल, अपॉन उसकी ओरिजिनल लेंथ थी कितनी एल, तो उसका फॉर्मूला फाइनली क्या बन जाएगा, एल को ऊपर ले आओ, ए को नीचे ले जाओ, क्या बन गया फॉर्मूला, एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ठीक है, इसको आप डेल्टा एल को आप एक्स भी कई जगह ले लेते हैं, हम एक्स भी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कि बस जो सीधी बढ़ी वो हमने एक्स मान ली है ना। तो यंग्स मॉडुलस का क्या फॉर्मूला हो गया बेटा, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हो गया एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल कुछ और नहीं है, ये बस वही है कि कितनी बढ़ी उतना है डेल्टा एल। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई बेटा, क्लियर हो गया। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है, सारी यूनिट्स सारी चीज़ें वही रहेंगी। ठीक है, जो भी यूनिट्स आपको बताई थी डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेस के लिए, क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई होता ही नहीं है, जब इसका भी निकालोगे तो हमेशा जो स्ट्रेस का होता है वही आपको इसका यहाँ मिलेगा। ठीक है, ml-1 t-2 है ना, ऐसा ही। और ये जो हमारे जो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी के मिलते हैं, जब आप रेशियो ले लेंगे स्ट्रेस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही यंग्स मॉडल्स का होगा। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, यंग्स मॉडल्स है। समझ में आ गई बात, तो ये बात यहाँ पर। ठीक है, इसके ऊपर भी हम आगे चल के क्वेश्चन भी करेंगे। तो हेयर आई हैव फिनिश द यंग्स मॉडल्स। ठीक है, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आएंगे हम आगे देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट यंग्स मॉडल्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बल्क मॉडल्स की। थोड़ा सा ऊपर से कट गया है तो दिख ही रहा होगा, वैसे बल्क मॉडल्स है ये। बल्क मॉडल्स जो बेटा होता है वो क्या है, इसको हम बी से डोनेट करते हैं। बी इज इक्वल टू, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ व्हाट, नॉर्मल स्ट्रेस हम लगाएं, नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है बेटा, इसको समझाने से पहले आई शुड टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई फॉरगॉट। ठीक है, जस्ट कोई बात नहीं, जो वीडियो में बने रहेगा उसी को अच्छे से समझ में आएगी, तभी कहा है ना कि थोड़ा सा आखिर तक देखते रहो। एक चीज़ बस, एक पॉइंट, जब आप लैंग्वेज लिखते हैं ना तो ये हमको ऐसा ज़रूरी लगा कि आई शुड टेल यू दैट व्हाट थिंग डू यू हैव टू ऐड इन योर स्टेटमेंट व्हाइल एक्सप्लेनिंग द यंग्स मॉडल्स। यू हैव टू ऐड दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट अप टू विच हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल। ये आपको लाइन ज़रूर लिखनी है। ठीक है, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको हम एक बार लिख भी देते हैं। ठीक है, क्या लाइन की, विद इन द इलास्टिक लिमिट, WITHIN, विद इन द इलास्टिक लिमिट अप टू विच हुक्स लॉ एप्लीकेबल हो। हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल, APPLICABLE, एप्लीकेबल। वहां तक, इलास्टिक लिमिट के अंदर वहां तक जहां तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है तभी ये होगा, तब उसको हम कहेंगे यंग्स मॉडल्स। फिर यानी वो यंग्स मॉडल्स जैसी चीज़ें रहेंगी ही नहीं अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया, वो अपनी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा और पता चले निकालो वैल्यू। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ अगर कह लें कि च्युइंगम है, जैसे कोई च्युइंगम है, ये सब चीज़ें हैं ना, आप च्युइंगम को क्या करो, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हो। ठीक है, वो थोड़ा सा, वो ऑब्वियसली थोड़ा सॉलिड रहता है और थोड़ा लिक्विड रहता है, लिक्विड टाइप की, उसमें कुछ विस्कोसिटी भी होती है, हल्की सी लिक्विड जैसी, है ना। तो बेटा वो चीज़ क्या है, वो चीज़ डिफरेंट है वहाँ पर ना, वो चीज़ फॉलो नहीं करेगी ये चीज़ें। उसका यंग्स मॉडल निकालो, दैट
कांट बी कैलकुलेटेड, वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हो वहाँ पर आप, ठीक है, क्योंकि हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ये उस लिमिट तक है जब तक आपकी लाइन जो होती है ना, लाइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो होती है। अगर आप सिग्मा और एप्सिलॉन यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन में ग्राफ बना रहे हैं, जब तक ये ग्राफ सीधा रहेगा तब तक ये चीज़ें फॉलो होंगी, वरना फॉलो नहीं होंगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, आई होप आपने इस बात को नोट किया होगा। तो ये लाइन लिखना ज़रूर लिखें। ऐसा नहीं कि टीचर्स वहाँ स्कूल्स में लैंग्वेज के नंबर काटते हैं, बट उनको काटने चाहिए अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी तो। ठीक है, ये लाइन भूल गए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को दोबारा से कैप्चर कर लें। ठीक है, एक बार कैप्चर कर लें, विद इन द इलास्टिक लिमिट अप टू विच हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यही लाइन यूज़ करनी है, इसको भी एक्सप्लेन करते हुए, विद इन द इलास्टिक लिमिट अप टू विच द हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल, कॉमा the ratio of normal stress to the volumetric strain is known as bulk modulus represented by B। ठीक है, बल्क मॉडल्स को कहते हैं। अब देखो क्या है बेटा, सपोज करो आपके पास कोई इस टाइप से कोई सॉलिड है, इस टाइप से मान लो सॉलिड है, आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, ऐसे इसको खींच रहे हो, टोटल फोर्स लगा रहे हो आप इसको, ऐसे फोर्सेस लगा रहे हो और टोटल फोर्सेस लगा रहे हो। तो ये फोर्सेस जो हैं टोटल नेट इसका अगर आप निकाल लो, एफ नेट इसका निकाल लिया आपने, हर जगह से इसका एक टोटल निकाल के एफ नेट एक आ रहा है, क्योंकि नेट फोर्स ही लेते हैं हम। ठीक है, तो ये जो एफ है बेटा, ये एफ, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम बढ़ा रहा है ना। हम इसके एरिया पे किसी भी सरफेस को लें, अगर हम एक सरफेस को ले लें, एक फोर्स ले लें आप, सिंपल है ना। तो ये फोर्स जो ऐसे लग रही है इस पे, जो खिंचाव पैदा हो रहा है इसके अंदर, जो ऐसे आ रहा है, ये बेटा ये क्या कर रहा है, इसका वॉल्यूम बढ़ा रहा है ना। तो ये स्ट्रेस यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस आप लगा रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये चीज़ क्या बढ़ा रही है बेटा, इसका वॉल्यूम बढ़ा रही है। तो यानी कि हमको मिला चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। स्ट्रेन तो क्या होता है, स्ट्रेन आपको बताया था, इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। ठीक है, अगर स्ट्रेन, अगर हमारे पास देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, और हमारे पास सुपरफिशियल स्ट्रेन होता है, एरिया जिसमें चेंज होता है, और हमारे पास नॉर्मल सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, जिसमें क्या होता है बेटा, लेंथ बढ़ती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना। तो स्ट्रेन हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, खासकर एकदम ही स्ट्रेन से नहीं क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा डिफाइन करने और करने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये समझो, कोई भी चीज़ है, चाहे वॉल्यूम की बात कर रहे हो, लेंथ की बात कर रहे हो, एरिया की बात कर रहे हो, अगर किसी का वो चीज़ बढ़ घट रही है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं लैटरल स्ट्रेन की अगर हम बात करें, लैटरल स्ट्रेन मतलब क्या होता है, ये बेटा जब आपको पढ़ाएंगे हम पॉइजन्स रेशियो, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जब ये चीज़ आपको पढ़ाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। यानी कि ये स्ट्रेन का मतलब समझ रहे हो, ये जो हम कह रहे हैं कि ये एरिया कैसे चेंज होगा, ये जब पॉइजन्स रेशियो पढ़ाएंगे आज ही, तब आपको समझाएंगे कि क्या होता है हमारा जब एरिया जब चेंज होता है, स्ट्रेन का एरिया कैसे चेंज हो सकता है। जब हम किसी वायर को खींचें तो उसकी लेंथ तो बढ़ती है, उसी रिस्पेक्ट में उसका एरिया कम होता है ना, वो पतली होती जाती है वायर। अगर किसी वायर की लेंथ अगर हम 2 गुना बढ़ा रहे हैं, तो उसका एरिया अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना, न्यूमेरिकल को आए तो आप उस हिसाब से न्यूमेरिकल को कर सकते हो। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया हमारे पास, यानी कि फोर्स इंटू वॉल्यूम अपॉन एरिया इंटू चेंज इन वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम उसका चेंज हुआ, ये हो गया हमारे पास बल्क मॉडुलस का ओवरऑल फॉर्मूला। ठीक है, ओके, क्लियर होगी ये बात? ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। बल्क मॉडल्स कंप्लीट हो गए यहाँ पर। ठीक है, बल्क मॉडल्स के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसको आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, बैठ जाओ बेटा। ठीक है, here I have finished the bulk modulus. ठीक है, it is just equivalent to the that of Young's modulus. In the Young's modulus we have studied that there is change in length, है ना, change in length, and there is a stress which changes its length. And in the bulk modulus we are applying the normal stress, that is force per unit area, and we have what, the volumetric strain is happening over the solid. जो भी solid है उसका volume change हो रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, इसके बाद आता है शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस जो होता है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयर मॉडुलस। इसको समझाने के लिए कुछ 2-4 चीज़ें और हैं, वो समझानी पड़ेंगी बेटा। ठीक है, ओके, सो शेयर मॉडुलस रिप्रेजेंट करते हैं हम जी से, और इसका एक और सिंबल होता है ईटा। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, अभी रेशियो नहीं डिफाइन करते हैं, अभी हम पहले इसको बताते हैं ये और क्या होता है, क्योंकि सिलेबस में अलग अलग नाम से है बेटा ये, तो इसको पहले समझ लो। इसको हम और कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ
रिजिडिटी भी कहते हैं इसको। बेटा जो इसका फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूला की बात करें, विद इन द इलास्टिक लिमिट अप टू विच द हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल, वो इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जहाँ तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है वहाँ तक जो ईटा का फॉर्मूला होता है, ईटा यानी शेयर मॉडुलस, वो होता है। ऑब्वियसली शेयर की बात करें, मॉडुलस ही है, तो हम यहाँ करेंगे शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। ठीक है, इसको पहले समझ लो। बल्क मॉडुलस के बाद कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक रह गया था, इन्वर्स कर दो बल्क मॉडुलस को, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, नहीं बताया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के होता है। ठीक है, वो बीच में से भूल गए थे, बट कोई बात नहीं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी पता होना चाहिए। वो क्या होता है, 1/k, डेट इज के इज इक्वल टू 1 बल्क मॉडुलस, 1/b कर दो तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आ जाता है कि कितना कंप्रेस हम कर सकते हैं चीज़ को, बस सिंपल। इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस, डेट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, सो ये बेटा ईटा हो गया यहाँ पर, ईटा, ईटा नहीं है ये, ईटा है, ETA। ठीक है, सो शीयर स्ट्रेस अपॉन शीयर स्ट्रेन। अगर हम बात करें शीयर स्ट्रेस की, शीयर स्ट्रेस कैसा स्ट्रेस होगा, इसको समझाने के लिए एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो जैसे सपोज करो बेटा कोई आपकी किताब है, हमने एक बुक को लिया आपकी, ठीक है, इस बुक के ऊपर ऊपर हमने एक फोर्स लगाई है, जिससे क्या हो रहा है, इसके डायमेंशंस कुछ इस टाइप से चेंज हो रहे हैं। ये थोड़ा सा आगे भाग गया, ठीक है, और ये भी थोड़ा सा यहाँ पर आगे भाग गया, ये थोड़ा सा यहाँ बढ़ गया, ये थोड़ा सा यहाँ बढ़ गया, और यहाँ पर इसमें हमने उसको ऐड कर दिया। ठीक, और यहाँ पर भी थोड़ा सा ऐसे, और यहाँ पर थोड़ा सा इस टाइप से ऐसे बढ़ गया। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, आपको दिख रहा है ये बुक कैसे हल्की से ऐसे स्लाइड हुई है, ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे ये बुक स्लाइड हुई है। ठीक है, ऐसे करके हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, यानी कि यहाँ फोर्स मत लो बेटा, फोर्स लो ये हमने यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स लगाई। ठीक है, एक यहाँ पर एक हल्का सा एक एंगल भी बन गया, एक हल्का यहाँ पर क्या हो गया था, एंगल भी बन गया हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखें, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, जूम आई थिंक हो जाता है, नहीं, ओके। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस फोर्स से, जो हमने फोर्स लगाया है, फोर्स, ये फोर्स लगाया ना बेटा किसी एरिया पे, किसी एरिया पे हमने ये ऊपर ऊपर इसके इस वाले एरिया पे, जो एरिया है इसको ग्रीन से हम मार्क कर देते हैं, इस एरिया पे मैंने फोर्स अप्लाई किया था, इस वाले एरिया पे। ठीक है, और जो एरिया और उसका अपोजिट जो है, अपोजिट फेस जो है इसका, वो क्या है, फिक्स्ड है, ये ध्यान रखना है इसमें, इसका जो अपोजिट फेस है वो क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर मॉडुलस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट समझ में आ जाएगा क्या है। तो यानी कि हमने फोर्स लगाया एक ऐसे एरिया पे कि जिसका अपोजिट वाला एरिया फिक्स्ड है, तो उससे हमको क्या मिला, एक शेयर स्ट्रेस मिला। शेयर मीन्स एक थकेल, एक थकेल मिलता है। ठीक है, जैसे कि बुक होती है, नीचे से फिक्स है, ऊपर से वो हल्की सी स्लाइड हो गई, तो वो वाला शेप यहाँ पर ये हमने ऑब्टेन कर लिया। तो शेयर स्ट्रेस सिंपली हमारा वही है। ठीक है, क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, वही वाला फोर्स लगा रहे हैं किसी एरिया पे, उसके अपोजिट वाला फेस फिक्स होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। और शेयर स्ट्रेन जो आ रहा है, ये स्ट्रेन हमारे पास एंगुलर स्ट्रेन आ रहा है, यानी कि देख रहे हैं ये भी तो लेंथ बढ़ रही है बेटा। अगर ये छोटी सी आप लेंथ देखो, ये जो बढ़ रही है ये वाली लेंथ, ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं ऑरेंज से या येलो से, येलो से बेटर रहेगा। ये वाली जो लेंथ बढ़ रही है, ये वाली लेंथ, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि ये वाली, ये जो एल है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे पास अगर हम लें, इसको भी हम कुछ मान सकते हैं, इसको हम डेल्टा एल मान लें, इसको भी हम एक एल मान लें, मगर ये एंगल के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं ना। ठीक है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर्क अपॉन रेडियस, है ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क डेल्टा एल अपॉन रेडियस, इसका एल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ की अगर हम बात करें, डेल्टा एल अपॉन एल यहाँ लिख भी दें, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डायमेंशनली सारी चीज़ें सही हैं, और जो समझा रहे हैं वो भी एकदम सही है। तो क्या हो जाएगा बेटा, एफ अपॉन क्या हो जाएगा, ए इंटू, इस चीज़ को हम थीटा लिख सकते हैं, अभी आपको बताया इसको हम थीटा लिख सकते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, थीटा। तो एफ अपॉन ए इंटू थीटा, जितना शीयर एंगल एक मिलता है, ये क्या कहते हैं, इस एंगल को क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं शीयर एंगल, इसको हम कहते हैं शीयर एंगल। ठीक है, तो ये जो शीयर एंगल जितना मिला, ये थीटा हो गया यहाँ पर, और ऊपर क्या हो गया, ऊपर आपकी ऊपर फोर्स हो गई बेटा आपकी। तो एफ अपॉन ए इंटू थीटा इज द फॉर्मूला फॉर द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या शेयर मॉडुलस भी इसको कहते हैं। तो ईटा इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला बन गया, एफ अपॉन जितने एरिया पे लगाई, जितना थीटा उसमें आया। ठीक है, अब आप कहेंगे थीटा किस में आ जाएगा, थीटा उसी के रेशियोज में आ जाएगा। अगर थीटा रेडियन में दिया होता है कोई दिक्कत नहीं है, मॉडुलस की हमारे पास वैल्यू वही आ रही है जो एफ अपॉन ए की होती है, स्ट्रेस की जो होती है ना। डायमेंशनली भी करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है, थीटा की रेडियन होती है, डायमेंशनली डायमेंशनलेस होता है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, क्लियर, सो ठीक है,
यहाँ तक हो गया ये। और आगे बात करते हैं, ठीक। ओके, तो यहाँ तक नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो भी हमने पढ़ा है, सारे की पॉइंट्स आपके सामने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एचडी व्यू कर लेना तो आपको क्लियर स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। वी हैव कवर्ड यंग्स मॉडल्स, बल्क मॉडल्स बी, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी ईटा एंड पॉइजंस रेशियो अभी हमने नहीं पढ़ा है, पॉइजंस रेशियो हम अभी देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, ये सारे एक साथ में कंसोलिडेटेड दिया हुआ है यहाँ पर, सब देख लेना। यंग्स मॉडल्स यहाँ पर क्लियर हो रहा है यहाँ पर पूरा। ये जो लिखा हुआ आप कहेंगे ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये जो हमने बताया था ये एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, ये बताया था। एफ जो होता है वो हमारा क्या होता है, एम जी होता है, और एल अपॉन एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इंटू डेल्टा एल हमारे पास डेल्टा एल ही है। तो क्या यही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो यंग्स मॉडल्स का बेटा जो भी फॉर्मूला है वो यही है, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ठीक। इसके बाद बल्क मॉडल्स की बात करें, सेम आपको बता दिया था। ये माइनस साइन यहाँ पर क्यों लिया गया है, ये नेगेटिव साइन यहाँ पर क्यों लिया गया है, बिकॉज जब भी हम वॉल्यूम को कम करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में ये बल्क मॉडल्स को डिफाइन करते हैं, कंप्रेस कर रहे हैं तो, ठीक है। तो क्या हो रहा है वहाँ पर, नेगेटिव एरिया यानी कि उसका, सॉरी नेगेटिव वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम उसका कम हो रहा है। कोई चीज़ अगर कम हो रही होती है तो उसको हम नेगेटिव साइन के साथ डोनेट करते हैं, ठीक है। या किसी का अपोजिट डायरेक्शन होता है तो नेगेटिव साइन लेते हैं, ठीक। मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी यहाँ पर हो गया, जैसे आपको बताया फॉर्मूला एफ अपॉन ए इंटू थीटा कैसे आया वो भी आपको क्लियर हो रहा होगा। साथ ही साथ पॉइजंस रेशियो, देखो बेटा पॉइजंस रेशियो को समझ लो। पॉइजंस रेशियो, ठीक है, क्या होता है, पॉइजंस रेशियो को हम किससे लिखते हैं बेटा, देखो यहाँ पर सिग्मा से दिया हुआ है, आप इसको सिग्मा से मत लिखो तो ज़्यादा बेटर है। सिग्मा से इसको मत लिखो, सिग्मा से हम स्ट्रेस को देते हैं, पॉइजंस रेशियो को इसमें मत लिखो, पी से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पी इज इक्वल टू, ठीक है। ये होता है बेटा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ व्हाट, it is defined as a ratio of lateral strain to the longitudinal strain, longitudinal strain। बच्चों आप बस 5-10 मिनट वेट करो, ठीक है, बस 5-10 मिनट वेट करो। सो lateral, सॉरी आपको डिस्टर्ब हुआ सब बच्चों को, ओके ओके। सो ठीक है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बेटा हम पढ़ रहे थे। तो लैटरल स्ट्रेन मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। देखो कभी भी हम किसी वायर को अगर खींच रहे हैं तो क्या होता है बेटा, उसमें वायर को खींचने से, ठीक है, वायर को खींचने से क्या होता है, ओके, वायर को खींचने से क्या होता है, उसका डायमीटर जो होता है वो थोड़ा सा कम भी तो होता है ना। तो डायमीटर में चेंज आने वाला, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, कितना डायमीटर चेंज हुआ और ओरिजिनल कितना था, वो होता है लेटरल। यहाँ पर डायमीटर की बात हो रही है सिर्फ, यहाँ पर और किसी चीज़ की बात नहीं हो रही है। उसको आप डायरेक्टली आप रेडियस से भी उसको डोनेट कर सकते हैं या डायमीटर डी से भी डोनेट कर सकते हैं। कोई चीज़ उतनी कम हो रही है उतना भी उसको उसी रिस्पेक्ट में उसका रेडियस भी कम होगा। यहाँ पर आप पाई आर स्क्वायर मत लगा देना, पाई आर स्क्वायर नहीं लगाना, यहाँ से रेडियस की बात हो रही है। तो यहाँ लेटरल स्ट्रेन यानी कि चेंज इन डाया, चेंज इन डाया को हम आर से लिख लेते हैं अपॉन ओरिजिनल डायर, क्योंकि क्या होता है भाई, जो डायमीटर लो रेडियस लो वो रिस्पेक्ट तो वही रहेगा ना चेंज होने का। वो बाई टू होते हैं तो वो कट जाएंगे, या ये टू मतलब कि ये है ना, इसको डायमीटर में लिखेंगे तो टू का फैक्टर ऊपर नीचे दोनों जगह रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, तो यही सिंपल लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी सिंपली चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल। तो इसका क्या बन गया आपके पास, ये बन गया डेल्टा आर अपॉन आर इनटू क्या बन गया, एल अपॉन डेल्टा एल। ये बन गया हमारे पास पॉइजंस रेशियो, कुछ इसी टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, उन्होंने कुछ रेशो गलत लिखा हुआ है, डिक्रीज इन रेडियस और, ठीक है, इसको ये डेल्टा एल 2 बार हो गया, ये गलत कर दिया, ठीक है। इसको मत देखो, यहाँ वाले इसको मत देखो, इसको देखो, ठीक है। इट इज चेंज इन डाया टू द ओरिजिनल डाया अपॉन, या चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, ठीक है। और ये डिक्रीज होता है, इट इज डिक्रीज इन एक्चुअल रेडियस, ठीक है, कितना कम हुआ अपॉन ओरिजिनल जितना था, अपॉन
डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि डेल्टा एल चेंज कितनी हुई लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज द पॉइजन रेशियो। इसको आप पी से डोनेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो एक बार कॉपी कर लें, लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज द पॉइजन रेशियो, ठीक। आगे बढ़े, आई होप समझ में आया होगा। लास्ट वाला जो है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, ये क्या किया हुआ है, इसका डेरिवेशन है प्रॉपर, ठीक है। आज अगर टाइम रहा तो हम कर लेंगे, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। So now here comes the numericals. The very important portion of this whole day is the numericals concerned to the topics which concerned with the topics which we have studied. ठीक है। अब चलो सीधी सीधी बात करते हैं यहाँ पर बिना किसी चीज़ों को घुमाते हुए। The dimensions of modulus of rigidity. Modulus of rigidity हो चाहे कोई भी modulus हो, एक ही रहेगी, ml -1 t -2, ये ऑप्शन, ठीक है। ml -1 t -2, that is the modulus of rigidity, clear। and 1, ठीक है, क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन ये सब आपके स्कूल्स में आए हुए हैं, ये जो स्नैप्स लिए गए ना, ये क्वेश्चन पेपर से लिए गए, तभी आपको दिख रहा होगा कोई बड़ा है कोई छोटा है। जितने भी रिपोर्टमाइज जितने भी स्कूल्स हैं ना, जो भी ठीक ठाक नॉर्मल स्कूल्स भी है आपके, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के रहते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। वैसे आपके लिए बहुत सारी रेफरेंस बुक्स और यहाँ वहाँ हैं, अच्छी एक सैम्पल पेपर्स जो हमारे पास होते हैं, ओसवाल्स के अच्छे सैम्पल पेपर्स हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे पब्लिशर हैं और ठीक भी है, ठीक है। और भी जितने भी आपके हैं, ठीक है, नवीन हो गया, रोहित के हैं, या जितने भी यहाँ वहाँ आते हैं सैम्पल पेपर्स, ऑलमोस्ट सारी बुक्स सही हैं, कोई भी बुक्स ख़राब नहीं है, सारे राइटर्स एक ठीक ही लिखते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली किसी भी बुक को देखो ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मिलेंगे, छाट लेना, मिलेंगे मिलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, स्कूल्स वाले भी फॉलो करते हैं। तो हम आते हैं, पहले तभी ये कर रहे हैं, तभी इसमें इंटरेस्ट मत करना है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अगर आप लेना चाहें तो, कि हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, इनको खुद से सॉल्व करें। आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने, ठीक है। वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L and weight W is attached rigidly to a point in the ceiling and the weight W1 is suspended from its lower end. If S is the area of cross section of the wire, the stress in the wire at the height 3L/4 from its lower end is क्या होगी। अब आप कह रहे होंगे क्या है, क्वेश्चन है, क्या है ये, क्या बवाल है ना। चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या है बेटा, एक वायर है हमारे पास, देखो यहाँ बना रहे हैं हम, ठीक है। ये तो पेज को हम यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना, चलो यहीं दे लो यार। यहाँ पर ये एक वायर है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है L है, ये बता रहे हैं। इसका वेट, खुद का जो वेट है बेटा, खुद का वेट, इसको किसी और पेन से शो करना पड़ेगा, इसको हमने कर दिया W वेट इसका है। इसका वेट कितना है, W इसका वेट है, ठीक है। ये इसका वेट, खुद का वेट तो इसका W ही है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने क्या किया, एक सीलिंग से हमने टांग दिया, और उससे फिर एक W1 वेट हमने एक और नीचे लगा दिया, यहाँ पर टांग दिया, यहाँ पर एक W1 वेट हमने एक और नीचे यहाँ टांग दिया इसके, ठीक है। इफ S इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, वो S है। इसका एरिया क्या है, S, तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसका जो एरिया है वो S है, ठीक है। तो हमको ये निकालना है स्ट्रेस वायर में कितना होगा एट एन हाइट 3L/4, यानी कि नीचे से 3L/4 क्या हुआ, कितना हुआ, इट इज 75% ना, नीचे से 75% पर, यही है, यहीं पर ही ले लो। वैसे तो एकदम बीचों बीच होता है वेट, हमारा वेट हमेशा बीचों बीच होता है इसके, ठीक है। तो यानी कि इतनी हाइट पर, यानी कि यहाँ से 3L/4 हाइट पर बेटा आपको निकालना है कि यहाँ कितना स्ट्रेस पैदा हुआ होगा, यानी कि, ठीक है, इस पॉइंट पर कितना सिग्मा आया होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, इसको समझाते हैं, जैसे जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे इसको, ठीक है बेटा। ओके, कैसे करेंगे इसको, देखो स्ट्रेस क्या, फोर्स अपॉन एरिया होता है। पहली बात, फोर्स जो लग रही है, एक फोर्स क्या है आपके पास, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमारे पास है यहाँ पर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। जो बेटा ये फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है वो क्या है, फोर्स कहाँ से आ रही है, वेट की वजह से तो आ रही है। अब एक वेट तो हमारे पास, सिंपल सी बात है, जो अब देखो एक वेट तो हमारे पास, वायर का वेट होगा ही होगा, पूरे वायर का तो पूरा वेट होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, साथ में एक वेट जो है, जो हम ऊपर टांग रहे हैं, जैसे जो टांग रहे हैं उसकी वजह से खिंचाव आएगा ना, वो भी तो है। यानी जो जो लेंथ दे रखी है आपको, ये जो, यानी कि उतने ऊपर आपको खिंचाव निकालना है उस पॉइंट पे,
बात समझ में आ रही है? तो इतने पे इसकी वजह से खिंचाव आ रहा है ना, यानी कि W1 वेट जो है इतने डिस्टेंस पे खिंचा, यानी पॉइंट ऑफ खिंचाव हमको देखना है ना, कि जो आ रहा है खिंच रहा है वो उस पॉइंट पर देखना है कि कितना खिंच रहा है वहां पर। तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? वही वेट है, वही फोर्स है जो W1 की वजह से मिल रही है ना। तो W1 की वजह से ये पूरा W1 इतनी पूरी लेंथ को खींच रहा है, W1 पूरी लेंथ को खींच रहा है। तो कितना बेटा फोर्स आएगा नीचे? अब आप हम ये मानते हैं कि बेटा देखो, मास मानते क्या है, होता ही है मास प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है। यानी कि इसका जो पूरा वेट होगा अगर पूरी लेंथ पे होगा तो 3L/4 पल जो होगा इसका, है ना, 3L, यानी कि इसको हम ऐसे लेते हैं, ठीक है, कैसे भी ले सकते हैं इसको यार, कि हम 3L/4 की अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो वो भी 3M/4 का एक्ट करेगा। यानी कि मास और लेंथ आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं, इसमें हर केस में होता ही होता है। यानी कि जितना जितना मास है, यानी कि अगर बेटा सपोज करो कि L लेंथ का, यानी कि 10 सेंटीमीटर का मास 2 किलो है, तो 5 का कितना हो जाएगा? 1 किलो। ठीक है, 2.5 का कितना हो जाएगा? उस एक का भी आधा, 500 ग्राम। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में उसका रेशो सेम रहता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, 10 किलो, यानी कि 1 मीटर वायर है, उसका वेट अगर 10 किलो है तो आधी मीटर वायर का वेट 5 किलो, उसके आधे का भी वेट फिर 2.5 किलो, इस टाइप से। तो ये प्रोपोर्शन में रहता है, तो उतनी लेंथ का जो वेट है हमारे पास वो उतना ही रहेगा। डेट इज व्हाट, कितना? 3/4 इंटू क्या, W1 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आ गया हमारे पास फोर्स। एक फोर्स जो इसी के वेट का है, ये तो नहीं हिलेगा, ये तो बीचों बीच हर किसी का लगता ही लगता है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में आपने पढ़ा होगा, रोटेशनल मोशन वगैरह में पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा होगा, वो तो उतना ही रहता है ना, वो थोड़ी ना कम ज़्यादा होता है, वो तो उतना ही नीचे एक्ट कर रहा है। बाकी जो टांग रहे हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है उस पॉइंट पे, वो उसको लेते हुए अगर हम बात करें तो उतनी लेंथ का अगर हम बात करें, लाइक फोर्स वेट कितना होगा, तो इतना होगा उतनी लेंथ का, अपॉन इसका एरिया है S। आंसर आ गया, और क्या करना है इसमें, कुछ नहीं। सो W + 3/4 W1/S इसका हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, ओके। तो CMS जैसे अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें ज़्यादातर। बार बार आपको लग रहा होगा CMS का नाम ले रहे हैं, क्योंकि सब है सिस्टम, ठीक है, तो पता चलता रहता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनरली उसमें, ठीक। तो ठीक है, कवर हो गया। W + लाइक W/4 W1/S इसका आंसर हो गया, ये आंसर आ गया सिग्मा। ठीक है, ये पूरा आंसर है हमारा, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सस्पेंडिंग अ वेट mg, द लेंथ L ऑफ इलास्टिक वायर एंड एरिया क्रॉस सेक्शन A, इट्स लेंथ बिकम्स डबल द इनिशियल लेंथ, द इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस। इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस निकालनी है आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस? सिंपली स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया करेंगे हमेशा यही। तो किसी mg को हम सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, लेंथ क्या हो जा रही है? डबल हो जा रही है उसकी, सिंपल लेंथ डबल हो जा रही है, तो स्ट्रेस निकालना है। mg तो हमारे पास हो गया फोर्स, और कुछ दे ही नहीं रखा है। देखो इन क्वेश्चन में बहुत आसान से है, mg सीधा दे रखा है, mg की वजह से ही हो रहा है, जो हो रहा है mg की वजह से हो रहा है। जिस बेटा जो रीज़न होता है ना, जैसे अब यहाँ पर आप कहोगे कि सर आपने क्या मतलब इस पहले वाले क्वेश्चन में कर दिया है। यार एक तो वेट जब दे रखा है तो उसको तो लोगे ही लोगे ना, उसको तो लोगे ही लोगे। उसके बाद इतनी हाइट पे निकालना है, उतनी हाइट पे जो स्ट्रेस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? वो W1 की वजह से आ रहा है ना। अगर कोई वायर सिंपली लटकी हो, आपको निकालना है कितना स्ट्रेस झेल रही है वो, तो कितना झेलेगी? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स उसी का वेट होगा, फोर्स जो नीचे mg वो लगा रही है खुद ही उसी का फोर्स होगा, अपॉन एरिया उसका, एरिया क्रॉस सेक्शन जो भी है उसका। आगे समझ में? अब यहाँ पर अगर कोई टांग रहे हैं तो कितनी हाइट पे कितना किसको लेकर टांग रहे, वही होता है। इसमें ऐसा नहीं करना है कि 1 - 3/4 करके आप करोगे, क्योंकि वो फिर ऊपर के हिसाब से हो जाएगा। ऊपर की वायर उतना फिर कहीं ना कहीं झेल रही होगी, नीचे की नहीं। नीचे की वायर उतना झेल रही होगी, ऊपर की वायर तो कुछ फिलहाल। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है? यहाँ नीचे की बात करेंगे, लोअर एंड की बात कर रहे हैं, है ना, ठीक। तो एरिया क्या है यहाँ पर बेटा? अब आपको पता है जब लेंथ दुगनी कर दो, लेंथ दुगनी कर दो, आपको बताया था बीच में, जब लेंथ हो जाती है हमारी L' हो जाती है ट्वाइस, तो A' हमारा हो जाता है आधा, तो A' हो गया हमारा A/2। तो इसका आ गया क्या फाइनल? 2mg अपॉन एरिया, इसका आ गया स्ट्रेस। स्ट्रेस का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? आंसर 2mg/A, इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? कॉपी कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद if a wire is stretched by applying an external force then prove that the elastic potential energy per unit volume
ऑफ अ वायर इज हाफ इंटू स्ट्रेन स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है, ये आपको निकालना है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में ये डेरिवेशन है, ठीक है। यानी सिंपल अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम ना करें तो हमको प्रूफ करना है यू इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, है ना। पर यूनिट वॉल्यूम लें तो वॉल्यूम उधर चलेगा, उधर नहीं लेकर आ गए हैं इस बार, यही है हमारा हिसाब किताब। क्यों हमको इसको प्रूफ करना है, ये भी एक प्रूफ है इन जर्नल, ये प्रूफ है आपका, ठीक है। देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन तो नहीं है हमारे पास। एक और क्वेश्चन है सिंपल सा, ये वो भी इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर लेना, समझा देंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है इसके बाद वाले। पहले आज ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास बस इतनी रहेगी हमारी, ठीक है। तो बच्चों परेशान मत हो, आराम से, अभी थोड़ी देर और है, बस थोड़ा सा ये क्वेश्चन दो हैं, नहीं करना चाहो तो हटाओ, वीडियो हटाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस नीचे एक सब्सक्राइब दबा देना बस, ठीक है, इतना देख लेना ठीक है, वरना चैनल वाले जो लोग हैं वो परेशान हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो u इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम जो है, इसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो बेटा इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, अब आप देख रहे हो, देखो तरीका है इसमें क्या है। आपको सबसे अच्छा मॉडल्स कौन सा लगता है, पहला जो हमने पढ़ा यंग्स मॉडल, सबको आसान से याद भी हो जाता है, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल जो होता है फॉर्मूला, वही अच्छा लगता है, तो उसको लेते हुए चलते हैं हम, ठीक है, उसको लेते प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर पेन चेंज कर देते हैं, बोरिंग सा पेन लग रहा है, तो कुछ नहीं करो, सबसे पहले तो हम लिखो स्ट्रेस क्या होता है, वो होता है क्या हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और हमारे पास स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है हमारा, है ना, जब इसकी बात कर रहे हैं, वायर की बात कर रहे हैं, तो लेंथ बढ़ेगी घटेगी उसकी, और क्या होगा, स्ट्रेन हो गया चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ को इस बार यार तुम एक्स ही ले लो, चेंज इन लेंथ को ले लो एक्स, तो ये एक्स अपॉन सॉरी इरेजर आ गया यहाँ, तो फोर्स अपॉन एरिया। अब चेंज इन लेंथ क्या होगी हमारी बेटा, यानी कि इस बार इसको ले लो एक्स अपॉन जो ओरिजिनल लेंथ थी इसकी एल, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, यंग्स मॉडल्स की बात करते हैं, यंग्स मॉडल्स की, ठीक है। तो यंग्स मॉडल्स क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर दो, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर दो, क्या है हमारे पास एफ एल अपॉन ए इंटू एक्स आ गया हमारे पास यंग्स मॉडल्स, है ना, सिंपली यही वैल्यू होती है यंग्स मॉडल्स की, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, ये आगे हमारे पास यंग्स मॉडल, तो यहाँ से बेटा देखेंगे एफ की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हमको वर्क निकालना है ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो सिंपल हमको वर्क निकालना है, सिंपल सी बात ये है कि हमको वर्क निकालना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ देखो यंग्स मॉडल्स इंटू ए इंटू एक्स अपॉन क्या हो गया, इंटू अपॉन एल, ठीक है, ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला आ गया। ये फोर्स का फॉर्मूला बेटा क्यों निकालते हैं, तो इसके पीछे की एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, फोर्स हम ले चलते हैं इसलिए क्योंकि हमको बेटा वर्क क्या होता है, वर्क अगर हम निकालें डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। तो अगर हम स्मॉल वर्क निकालें स्मॉल एक्सटेंशन में, तो उसके लिए हम वैल्यूज़ हमको पता रहती है ना, कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, क्या है, क्लियर हो रही है बात, ठीक। तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात करें कि हम डब्ल्यू की वैल्यू निकालें, डब्ल्यू इज इक्वल टू जो होता है हमारे पास वो एफ इंटू एक्स होता है। अब यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि भाई ये कैसे पुट करें वैल्यूज़, तो हम ये स्मॉल वर्क लेंगे, यहाँ पर स्मॉल वर्क यही होता है, ऐसे ही करते हैं इस चीज़ को, करते क्या है, यानी कि हमने ये ले लिया कि कोई चीज़ स्टैंड हो रही है, एक्सटेंड हो रही है अगर उसमें, ठीक है, तो स्ट्रेस भी है स्ट्रेन भी है, तो एक तरीके का एक रिलेशनशिप है, वर्क डन है एक तरीके से, ये एक तरह से वर्क डन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क के लिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, बस इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं करना है। इंटीग्रेट कर दिया हमने इसको 0 टू डब्ल्यू तक जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने, ये 0 टू कहाँ तक ये खिंच सकता है, ये कहाँ तक खिंच रहा है बेटा, बेटा बताओ, हाँ 0 टू कहाँ तक खिंच रहा है, सोचो कहाँ तक होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये तो कहाँ तक होना चाहिए, 0 टू एल तक होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, इसकी लिमिट एक्स तक ही होनी चाहिए। अरे भाई एक्स ही तो खिंच रहा है, मतलब कि एक्स ही तो खिंच रहा है ना, ओवरऑल खिंचाव कितना हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एक्स तक डिस्प्लेसमेंट हम कर सकते हैं इसका, तो ये एक्स हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर हमने, क्या कहते हैं वाई ए एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स, इसका हमने करना है इंटीग्रेशन 0 से x तक। बेटा यंग्स मॉडल्स को बाहर निकाल लो, इस a को बाहर निकाल लो, l को बाहर निकाल लो, x dx का क्या हो जाएगा 0 टू x, इसका हो जाएगा क्या वाई ए अपॉन एल, ठीक है, ये गामा नहीं है बेटा, बात समझ में आ रही है, वाई है, यंग्स मॉडल्स की बात करें यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, देखो 2 तो मिल गया हमको, एक 2 आ गया अच्छा सा हमारे पास, ये
है ना, बिल्कुल सही से कर रहे हैं यानी कि हम। तो कितना है हमारे पास, ये डब्ल्यू की वैल्यू आ रही है, ये क्या निकल के आ रहा है, ये बबलू निकल के आ रहा है। वर्क कितना है, वाई ए एल अपॉन एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा बेटा, ये इसको हम लिखें बस इतना काफ़ी है, यानी कि यंग्स मॉडल्स नहीं, हम इसको लिख लेते हैं हाफ, पहले लिख लेते हैं, अच्छा लग रहा है। उसके बाद वाई यंग्स मॉडल्स इंटू ये एरिया, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर। अब बेटा एक काम ये करो बेटा आप, ठीक है, काम ये करो कि, ठीक है, एक्स स्क्वायर तो है ही यहाँ पर ना, नीचे एल है ही, इसको एल से मल्टीप्लाई कर दो और एल से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। एल से मल्टीप्लाई किया, एल से डिवाइड किया, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हो नीचे किसी को। ठीक है, अब बेटा अब आप देखो ज़रा क्या क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है और ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर बन रहा है। तो आप देख रहे हो हमारे पास आ गया हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस, होता क्या है बेटा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है, इंटू ये क्या होता है, वॉल्यूम हो गया हमारे पास, वॉल्यूम इंटू ये क्या हो गया हमारे पास, स्ट्रेन जो होता है ना एप्सिलॉन, एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है ना, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का स्क्वायर, यानी कि स्ट्रेन का स्क्वायर। जब स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, इट इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को नीचे ले जाएंगे तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी, वॉल्यूम को वहाँ ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारी आ गई, फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप, कैसे किया है इसको, डेरिवेशन था एक छोटा सा। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया क्या क्या किया है क्या नहीं किया है, ये बस एल से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ से एल डिवाइड किया है, बस इतना ध्यान, इतना खेल है हल्का सा। ठीक है, अगर कुछ ना समझ में आया तो डायरेक्टली इसके बाद आप लोग क्या है डायरेक्टली लिख देना, ये टीचर कुछ मार्क्स तो दे देगा वहाँ पर। ठीक, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, कॉपर वायर हैज अ लेंथ ऑफ दिस मच, इफ द डायमीटर इज दिस मच, द आवर डायमीटर व्हाट विल बी द एलोंगेशन इन द लेंथ। लेंथ में एलोंगेशन निकालना है, यानी कि कितनी लेंथ बढ़ी, यानी कि चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल कितना हुआ वो निकालना है, फॉर्मूले में पुट कर दो आंसर आ जाएगा। ये ऐसा होमवर्क है, इसको ऐसा होमवर्क कर लो, ठीक है, ये तो बता ही दिया है। और यहाँ तक फाइनल स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पहले वाला स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसे मत कहना घुमा दिया एकदम से बताया नहीं, इसका पूरा कैप्चर कर सकते हो, उसको कर लिया, हो गया, ठीक, इसको करना खुद से, ठीक, आसानी से हो जाएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है, रॉड एडी कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेगमेंट्स ए बी बी सी सी डी, सब आपस में ज्वाइन की हुई हैं, सबकी लेंथ अपनी आपस की लेंथ पता है कि ए बी की उतनी है, बी सी की उतनी है, सी डी की उतनी है, सारी लेंथ आपको रिस्पेक्टिव लेंथ दे रखी हैं। आई शुड चेंज द पेन, ये लेंथ दे रखी है ए बी की, बी सी की, सबकी दे रखी है लेंथ, और क्रॉस सेक्शन एरिया सबका यूनिफॉर्म है, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, जैसे ए बी की लेंथ आपको दे रखी है कितनी, इट्स 0.1 10 सेंटीमीटर, बी सी की दे रखी है आपको कितनी 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर, और आपको सी डी की दे रखी है 0.15 मीटर, डेट इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि होती है आपको मीटर्स में लेनी है ऑब्वियसली, यूनिट सारी मीटर्स और उसके ऐसे यूनिट्स में होनी चाहिए, ध्यान रखना एक चीज़। ठीक है, अब आपको डेल्टा एल निकालना है, भैया डेल्टा एल कहाँ से निकालोगे, जब आपको निगलेक्ट उनका वायर का, देखो कहा है ना वायर का वेट निगलेक्ट करना है, वेट की वजह से भी तो स्ट्रेस आता है, तो वो चीज़ आपको जो बता रहे थे, कभी लेना है कभी नहीं लेना है, क्वेश्चन में दिया है तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना तो नहीं लेना। ठीक, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स के डिस्प्लेसमेंट निकालने, डेल्टा एल को लेते हो, आपके पास क्या है, यंग्स मॉडुलस का कुछ दिया हुआ है हिसाब किताब, देखो सब दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस ए बी का, यंग्स मॉडुलस वायर बी सी का और सी डी का। अब जो यंग्स मॉडुलस दे रखा है तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल किसी भी वायर का निकालना है तो डेल्टा एल का फॉर्मूला एक ही रहेगा, यंग्स मॉडुलस इंटू ए अपॉन फोर्स इंटू लेंथ, उस सेगमेंट की लेंथ। अगर ये आप ए बी के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर लेंथ हम लेंगे ए बी की, और यहाँ पर यंग्स मॉडुलस लेंगे ए बी का, एरिया तो सबका सेम है ही, फोर्स जो है यहाँ पर वो फोर्स एक ही है सबकी, वेट ऑफ 10 kgs हैंग, तो ये जो 10 kg वाला जो है वही फोर्स है, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स वही होगा, यानी कि 10 इंटू 9.8 कर लेंगे तो वो हम आगे 98 न्यूटन की हमारे पास फोर्स है। बस सारी चीज़ें यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है, बहुत ही आसान है, हर एक वायर के लिए निकाल लेंगे ना, ये पूछा है ना, डिस्प्लेसमेंट निकालो हर एक पॉइंट का, बी सी डी का पॉइंट का, कि यानी बी पॉइंट कहाँ डिस्प्लेस हो गया, सी पॉइंट कहाँ डिस्प्लेस हो गया, डी पॉइंट कहाँ डिस्प्लेस हो गया, इस वाले वेट की वजह से, इस वाले वेट की वजह से। ठीक है, जो कि कितना है दे रखा है ना 10 kg का है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए, जो कि हमेशा बताया हर चैप्टर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे बिना दिक्कत के। ठीक है,
और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास बस इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए प्रॉपरली सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो कर दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपकी मर्ज़ी है, बट आई डोंट थिंक सो कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये उसी टाइप से आपको पढ़ा रहे हैं जैसे बेटा एक बहुत ही सिंपल मेथड होता है, सिंपलेस्ट मेथड जो होता है, ठीक है। उससे कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमारा कोई भी डेरिवेशन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कॉम्प्लेक्स के लिए डेरिवेशन, ठीक है। खासकर फिजिक्स अगर पढ़ रहे हो तो डेरिवेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको करने के लिए आप चैनल पर लगे रहें, बने रहें, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है। ओके, सो थैंक यू सो मच। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, और गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय।